राजस्थान, रेत का समंदर, सन्नाटा और एक गांव जो एक ही रात में गायब हो गया। थार के बीचों बीच, जहां दिन में सूरज आग उगलता है और रात में हवा रेत के साथ चीखती है, वहीं बसा था कुलभाटा गांव। आज वहां सिर्फ टूटे मकान हैं, दीवारों में दरारें, अधखुले दरवाजे और ऐसा एहसास जैसे किसी ने अभी अभी पीछे से देखा हो। लेकिन 250 साल पहले ये जगह वीरान नहीं थी। यहाँ जीवन था, हंसी थी, त्योहार थे और फिर कालो थी। कुलभाटा कोई साधारण गांव नहीं था। रेगिस्तान के बीच एक उपजाऊ टुकड़ा, कुएं का मीठा पानी, छोटा सा मंदिर। सांझ के समय औरतें चबूतरों पर बैठकर गीत गाती, लड़कियां झुंड बनाकर खेतों तक जाती। लेकिन एक चीज धीरे धीरे बदलने लगी। लड़कियों की हंसी वो कम होने लगी। पहले एक लड़की गायब हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कोई निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस खाली बिस्तर। गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई। रात में परछाई दिखी थी। कुएं के पास किसी ने सफेद साया देखा। किसी ने नाम सुना, कालो। कालो, लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा, आंखें जो अंधेरे में चमकती और आवाज जो सीधा दिमाग में गूंजती। गांव की हर मां अपनी बेटी को शाम से पहले घर बुलाने लगी। दरवाजे बंद, खिड़कियों पर मोटे कपड़े। रात को कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन कालू को दीवारों की जरूरत नहीं थी। वो भीतर घुस आती और फिर एक लड़की कम हो जाती। कुछ लोगों ने उसे खेतों के किनारे देखा, कुछ ने शमशान के पास, और कुछ ने कहा वो इंसान नहीं, प्यास है, जवान रहने की प्यास। गांव में ये यकीन जम गया कि कालो लड़कियों की बलि लेकर खुद को जवान रखती है। डर किसी भी महामारी से ज्यादा तेजी से फैलता है। पहले शक, फिर विश्वास, फिर आतंक। लड़कियों को घरों में कैद कर दिया गया। बचपन बंद कमरों में सिमट गया। हंसी की जगह फुसफुसाहट ने ले ली। गांव के पुरुष रात को पहरा देने लगे, मशालें लेकर घूमते। लेकिन मशाल की रोशनी अंधेरे को खत्म नहीं करती, सिर्फ दिखाती है कि अंधेरा कितना गहरा है। एक रात पहरेदारों में से एक गायब। मशाल रेत में जली हुई, आसपास पदचिन्ह सिर्फ एक औरत के। उस दिन गांव में पहली बार खुलकर नाम लिया गया, कालो। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, अब मुकाबला होगा। दूर के इलाके से एक ओझा बुलाया गया, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और माथे पर भस्म, हाथ में लोहे का त्रिशूल, गले में नींबू मिर्च की माला। ओझा ने गांव में कदम रखते ही हवा को महसूस किया। यहां कुछ बंधा नहीं है, खुला है, उसने कहा। पूरे गांव को मंदिर के पास इकट्ठा किया गया। मंत्रों की गूंज, धूप की महक और अचानक तेज हवा। रेत का बवंडर उठा और उसी बवंडर के बीच एक आकृति, लंबे बाल हवा में, आंखें जलती अंगारों जैसी। कालो सामने थी। ओझा और कालो के बीच नजरें टकराईं। गांव सांस रोके खड़ा। कालो हंसी, आवाज इंसानी नहीं, जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हों।
ओझा ने मंत्र तेज किए, त्रिशूल जमीन में गाड़ा, रेत कांप उठी। कालो आगे बढ़ी, हवा ठंडी, मशालें बुझने लगीं। एक चीर, फिर दूसरी, लोग भागने लगे, लेकिन ओझा स्थिर। त्रिशूल उठाया, मंत्र का आखिरी शब्द, और कालो की आकृति रेत में धंसने लगी। उसकी चीख पूरे रेगिस्तान में गूंजी। रेत शांत, हवा रुक गई। ओझा ने कहा, इसे यहां से दूर दफन करो, गहराई में, जहां सूरज भी ना पहुंचे। रात के अंधेरे में कुछ पुरुष रेत खोदते रहे, गहरी और गहरी, जब तक हाथों से खून न निकल आया। एक गड्ढा तैयार। ओझा ने मंत्र पढ़े, रेत में कुछ दबाया गया, और फिर सब कुछ खत्म। गांव में पहली बार शांति लौटी। लड़कियां फिर बाहर खेलने लगीं, दरवाजे खुले, लेकिन रेगिस्तान कभी पूरी तरह शांत नहीं रहता। दफन के तीसरे दिन एक घर में दीवार पर खून से लिखा नाम, कालो। किसी ने नहीं देखा किसने लिखा। चौथे दिन एक आदमी पागल, उसकी जुबान पर एक ही शब्द, वो लौट आई। पांचवें दिन एक साथ 3 घरों से चीखें, इस बार लड़कियां नहीं, पूरे परिवार। कालो अब सिर्फ जवान रहने के लिए नहीं आई थी, वो बदले के लिए आई थी। उसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा भारी। रात को हवा में एक बदबू, कुएं का पानी कड़वा, जानवर बेचैन। ओझा फिर बुलाया गया, लेकिन ओझा नहीं आया। रास्ते में उसकी लाश मिली, आंखें खुली, चेहरे पर डर। और फिर वो रात आई, चांद पूरा, रेगिस्तान चांदी जैसा चमकता। आधी रात के बाद एक साथ हर घर का दरवाजा खुला। कोई शोर नहीं, कोई अफरा-तफरी नहीं, बस लोग निकलते गए। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, मवेशी। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। सुबह जब सूरज उगा, कुलभाटा खाली, रसोई में बर्तन, चूल्हे पर अधजली लकड़ी, मंदिर में दीपक बुझा हुआ। गांव गायब। आज 250 साल बाद भी कुलभाटा वैसा ही है। दीवारें खड़ी, घर मौजूद, लेकिन जीवन नहीं। कुछ रास्तों को बंद कर दिया गया, रात में वहां कोई नहीं जाता। जो गया उसने आवाजें सुनी, और रेत अब भी कभी कभी नाम लिख देती है, कालो। बरसों पुराना गांव था, रामपुरा। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, शाम होते ही सन्नाटा। और उस गांव के बीचों बीच खड़ा था एक बूढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा नीम का पेड़। लोग कहते थे वो पेड़ उतना पुराना है जितना गांव खुद। पर उस पेड़ के बारे में एक बात हर बच्चा, हर बूढ़ा जानता था। रात के ठीक 12 बजे उस पर सफेद साड़ी वाली औरत बैठती है, और जिसने भी उसकी आवाज सुन ली, अगले दिन उसका नाम मौत की सूची में होता है। शहर से पढ़ाई पूरी करके राघव कई साल बाद गांव लौटा था। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, घर वही पुराना, आंगन वही, पर कुछ बदल गया था। गांव में अजीब सा डर था। शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते।
और हर रात ठीक 12 बजे दूर से आती थी एक धीमी दर्द भरी औरत की आवाज। राघव। पहली रात उसने सोचा भ्रम है, दूसरी रात संयोग है, तीसरी रात उसे यकीन हो गया आवाज उसी का नाम ले रही थी। उसकी मां ने कांपते हाथों से उसका माथा छुआ। बेटा, रात को बाहर मत निकलना। वो नीम वाली। मां ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। गांव के मंदिर में एक पुरानी रजिस्टर रखी थी। लोग उसे सूची कहते थे। जिसने भी नीम वाली की आवाज सुनी, उसका नाम अगले दिन उस रजिस्टर में लिखा मिलता और फिर 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती। कभी सांप काट लेता, कभी कुएं में गिर जाता, कभी नींद में ही सांस रुक जाती। कोई वजह समझ नहीं आती थी। राघव हंस पड़ा। अंधविश्वास है सब। पर उसी रात खिड़की के बाहर पत्ते खड़के, हवा थम गई, घड़ी ने 12 बजाए। और फिर एक मीठी टूटी हुई आवाज, राघव बाहर आओ। उसके पैर अपने आप उठे, जैसे किसी ने अदृश्य डोर से बांध लिया हो। वो आंगन पार कर नीम के पेड़ तक पहुंच गया। चांद आधा था, पर उसकी रोशनी में साफ दिख रहा था। पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर एक औरत बैठी थी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, पैर उल्टे लटके हुए। पर चेहरा बेहद खूबसूरत था। आंखों में अजीब सी उदासी। तुम मुझे बुला रही थी? राघव की आवाज कांपी। औरत मुस्कुराई। तुम लौट आए, बहुत देर कर दी। उसका दिल धड़कना भूल गया। तुम मुझे जानती हो? औरत धीरे से नीचे उतरी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं इंतजार कर रही थी 7 साल से। राघव के दिमाग में कुछ चमका। 7 साल पहले गांव में एक लड़की थी, मीरा। मीरा उसी नीम के पेड़ के पास रहती थी। हंसमुख, साफ दिल और राघव की बचपन की दोस्त। दोनों ने साथ खेला, साथ पढ़े और अनकहे ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। पर राघव शहर चला गया पढ़ाई के लिए। जाने से पहले उसने वादा किया था, मीरा, लौट कर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। पर शहर की चमक में वो उलझ गया। कॉल कम होते गए, चिट्ठियां बंद हो गईं और एक दिन खबर आई, मीरा ने उसी नीम के पेड़ से लटक कर जान दे दी। राघव नहीं आया था, वो नहीं लौटा था। मीरा, राघव के होंठ सूख गए। औरत की आंखों से काला पानी बहने लगा। हाँ राघव, मैं ही हूं। पेड़ की डालियां कराह उठी। तुमने वादा किया था, तुम नहीं आए। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हर रात इस पेड़ के नीचे बैठी, हर कदम की आहट पर भाग कर आई, पर तुम नहीं आए। राघव रो पड़ा। मुझे माफ कर दो मीरा।
मीरा की आंखें अचानक लाल हो गईं। माफी? जिस दिन मैंने फांसी लगाई उस दिन मेरा नाम भी उसी सूची में लिखा गया था। हवा ठंडी हो गई, पर मैंने मरकर कसम खाई, जो भी अपना वादा तोड़ेगा, जिसका प्यार झूठा होगा, मैं उसे बुलाऊंगी। राघव समझ गया, गांव में जिनकी मौत हुई सबने किसी न किसी को धोखा दिया था। अगली सुबह मंदिर में भीड़ लगी थी। रजिस्टर खुला था और सबसे ऊपर लिखा था राघव। उसकी मां बेहोश हो गई। गांव वाले फुसफुसाने लगे, आज रात इसका अंत है। राघव शांत था, उसे पता था वो भाग नहीं सकता। रात 12 बजे राघव खुद चलकर नीम के पेड़ के पास गया। मीरा पहले से वहां थी। तुम आ गए। हां, आज मैं भागूंगा नहीं। मीरा की आंखों में एक पल को इंसानियत लौटी। तुम डर नहीं रहे? डर रहा हूं, पर तुमसे नहीं, अपने किए से। वो घुटनों पर बैठ गया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, तुम्हें मरने दिया। अगर मेरी मौत से तुम्हें शांति मिले तो ले लो मेरी जान। हवा रुक गई, पेड़ की पत्तियां स्थिर हो गईं। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। उसका ठंडा हाथ राघव के चेहरे को छू गया। तुम जानते हो राघव, मैं हर उस इंसान को मारती रही जिसने प्यार को खेल समझा, पर मेरा दिल आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज टूट गई। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। राघव ने आंखें बंद कर ली। तो मुझे माफ कर दो। मीरा चीखी, ऐसी चीख कि पूरा गांव कांप उठा। नीम का पेड़ हिलने लगा। उसके चेहरे से खून जैसे आंसू बहने लगे। मैं बंधी हुई हूं, इस पेड़ से, इस वादे से, इस दर्द से। अचानक पेड़ की एक मोटी डाल टूट कर गिर पड़ी। राघव ने बिना सोचे मीरा को पकड़ लिया। पहली बार 7 साल बाद उसने उसे छुआ और उसी पल मीरा की सफेद साड़ी राख में बदलने लगी। उसकी आंखों का लाल रंग धुल गया, चेहरा शांत हो गया। तुम लौट आए, अब मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसकी आत्मा हवा में घुलने लगी। राघव, प्यार कभी अधूरा मत छोड़ना। और वो गायब हो गई। सुबह गांव वाले नीम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ आधा सूख चुका था। राघव जमीन पर बेहोश पड़ा था, पर जिंदा। मंदिर की सूची से उसका नाम गायब था। उस दिन के बाद कभी किसी ने उस पेड़ पर किसी औरत को नहीं देखा। नीम का पेड़ धीरे धीरे सूख गया और कुछ महीनों बाद एक आंधी में पूरी तरह गिर पड़ा। सालों बाद जहां वो नीम का पेड़ था, वहां राघव ने एक छोटा सा स्कूल बनवाया। दरवाजे पर एक पंक्ति लिखी थी, वादे निभाओ वरना पछतावा आत्मा बनकर लौटता है।